सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं कोलंबियाना के बारे में। ये कहानी है कटेलिया नाम की एक लड़की की, जिसके माता पिता को बचपन में मार दिया जाता है। तब से वो अपने आप को तैयार करने लगती है कि वो अपने आप को ऐसा बनाए कि वो अपने माता पिता के मौत का बदला ले सके। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने कोलंबिया का दृश्य आता है। यहीं पर हम दो गैंगस्टर्स की मीटिंग को देखते हैं, जिनमें से एक गैंगस्टर का नाम है डॉन लुइस और दूसरे का नाम है फेबियो। इस मीटिंग में फाबियो बताता है कि अब वो इस जिंदगी को छोड़ना चाहता है। वो एक शांति की जिंदगी बिताना चाहता है। उसे कैसे भी क्रिमिनल्स का साथ छोड़ना है, लेकिन ये काम उसके लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो कार्टेल का बुक कीपर है। फिर वो सारी की सारी चीजें देने लगता है डॉन लुइस को और उन्हें बताता है कि अब सो इनके साथ काम नहीं कर पाएगा। फिर वो लुइस को एक डिस्क ड्राइव देता है और कहता है कि इसमें सारी जानकारियां हैं, जितनी भी जानकारियां तुम लोगों को अपने बिजनेस के बारे में चाहिए। फिर इतना कहते ही वो बाहर निकल जाता है। तब लुइस अपने सारे आदमियों को आदेश देता है कि जितनी जल्दी हो सके वो लोग फाबियो को मार दें। तब तक फाबियो पहुंच जाता है अपनी गाड़ी के पास। उसे पता है कि ये लोग उसे मारने आएंगे। उसके पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है, इसीलिए वो अपने आदमियों को तैयार करता है और सबसे पहले जाता है अपने घर पे। तब हम देखते हैं इसकी पत्नी को, जिसका नाम है अलीसिया, और यहीं पर फाबियो की बेटी भी होती है जिसका नाम है कटेलिया। तब फाबियो जाता है अपनी बेटी के पास, उसके हाथ में एक मेमोरी कार्ड देता है और कहता है कि इस बात को याद रखना कि ये मेमोरी कार्ड ही तुम्हारा पासपोर्ट है। ये पहुंचाएगा तुम्हें अमेरिका तक। अमेरिका जाने के बाद तुम्हें शिकागो पहुंचना है। वहाँ पर तुम्हें मेरा भाई मिलेगा जिसका नाम है इमिलियो। अगर हम लोगों को कुछ भी होता है तब तुम अपनी बची हुई जिंदगी अपने अंकल के साथ बिताना। फिर वो अपनी माँ का नेकलेस दे देता है कटेलिया को। तभी लोग अपनी चीजों को पैक करते हैं और जाने लगते हैं दरवाजे की तरफ। तभी इन्हें पता लगता है कि लुइस ने अपने आदमियों को भेज दिया है। उन लोगों ने दरवाजे को ब्लॉक कर रखा है। तभी लोग वापस आ जाते हैं। फिर फेबियो बंदूक उठाता है और उसके साथ साथ अलीसिया भी। ये लोग कटेलिया को यहीं पर छोड़ देते हैं भागने के लिए और दोनों जाकर के लड़ने लगते हैं। जब फाबियो लड़ रहा होता है तब अलीसिया आखिरी बार अपनी बेटी को गले लगाती है। फिर वो भी चली जाती है। ये दोनों मिलकर के लुइस के लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और कटेलिया बैठी हुई सारी चीजों को देखती है। तभी वो देखती है कि उसकी माँ को मार दिया उन लोगों ने। अलीसिया उसके सामने ही दम तोड़ देती है। तभी वो लोग अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं फाबियो पे और उसे गोलियों से छल्ले कर देते हैं। तो फाबियो भी मरने लगता है, लेकिन मरने से पहले वो कटेलिया की तरफ इशारा करके कहता है कि वो मेमोरी कार्ड को निकल जाए। तब कटेलिया ऐसा ही करती है। फिर यहाँ पर आता है मार्को नाम का गैंगस्टर। तब तक लुइस के लोगों ने बंदूक तान दिया होता है कटेलिया पे, लेकिन वो उन्हें रोकता है और कटेलिया से बात करने लगता है। उसे कहता है कि मैं फाबियो के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हूँ। मैं भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे माता पिता को क्यों मरवाया, वो भी तुम्हारे सामने। तब कटेलिया कहती है कि उसे नहीं पता। फिर मार्को कहता है कि मुझे वो मेमोरी कार्ड चाहिए। मुझे पता है कि वो मेमोरी कार्ड तुम्हारे पास है। क्या तुम वो मेमोरी कार्ड मुझे दोगी? तब कटेलिया कहती है कि हाँ। फिर वो टेबल के नीचे हाथ लगाती है, लेकिन मेमोरी कार्ड के बजाय वो एक चाकू बाहर निकालती है, जिसे घुसा देती है मार्को के हाथ में और कूद जाती है खिड़की से बाहर। तब सारे लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कटेलिया ने इस चीज का बहुत पहले से अभ्यास किया था। वो एक के बाद एक फ्लोर से ऐसे ही नीचे उतरती रहती है और एक वक्त के बाद चली आती है नीचे। तब लुइस के लोग उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन कटेलिया बहुत ही तेजी से भागती है। वो लोग बार बार उसके पास आते हैं, लेकिन तुरंत ही कटेलिया गायब हो जाती है और एक वक्त के बाद वो जाकर के छुप जाती है खाली टैंक के अंदर। तब वो लोग चारों तरफ उसे ढूंढते रहते हैं। फिर थोड़े समय के बाद वो आती है बाहर। तब दोबारा ये लोग उसे देख लेते हैं, लेकिन ये लोग उसे पकड़ते उससे पहले वो नाले के अंदर कूद जाती है। कटेलिया छोटी है, इसीलिए वो यहाँ पर कूद सकती है, लेकिन अब दूसरा कोई भी आदमी अंदर नहीं आ पाता। कटेलिया ऐसे ही भागती रहती है और थोड़े समय के बाद वो निकलती है शहर के बीचों बीच। उसे पता है कि अब उसे जाना है अमेरिकन एम्बेसी, क्योंकि वहीं जाने के बाद वो जिंदा बच पाएगी। तब वो पहुंच जाती है एम्बेसी के अंदर और जाकर के मिलती है यहाँ के ऑफिसर से और एक एक करके सारी बातें समझाने लगती है। तब इन बातों को सुनने के बाद वो ऑफिसर कहता है कि वो मेमोरी कार्ड कहाँ पे है। तब कटेलिया इस ऑफिसर के डेस्क पर ही उल्टी कर देती है और उसे मेमोरी कार्ड देती है, लेकिन मेमोरी कार्ड देते समय वो कहती है कि मुझे पासपोर्ट चाहिए। इसके अलावा मैं कोई और जानकारी नहीं दे सकती जब तक मुझे पासपोर्ट नहीं मिलता। मुझे अमेरिका जाना है क्योंकि वहीं पर मैं जिंदा रह पाऊंगी। तब ये लोग ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते और कटेलिया को भेज देते हैं अमेरिका। जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचती है इसे थोड़े से पैसे दिए जाते हैं और अब सरकार प्लानिंग कर रही है कि ये लोग उसे डाल देंगे चाइल्ड केयर में, जहाँ पर इसकी देखभाल की जाएगी। लेकिन कटेलिया अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती इन्हें, इसीलिए जैसे ही इसे मौका मिलता है वो यहाँ से भाग जाती है। किसी को पता भी नहीं लगता उसके बारे में। इमिलिया को कैसे भी शिकागो जाना है, उसके पास उसके अंकल का एड्रेस है। फिर कुछ दिन सफर करने के बाद वो पहुंचती है शिकागो और अपने पिता के लेटर को देती है एक आदमी को। तब वो जाता है इमिलियो के पास। इमिलियो को जैसे ही वो खत मिलता है वो भागता हुआ आता है कटेलिया के पास और उसे गले लगा लेता है।
है तब पहली बार कटेलिया रोती है। अब तक वो एक बार भी नहीं रोई थी। उसने अपने दर्द को छुपा करके रखा था क्योंकि उसके सारे अपने लोग खत्म हो गए थे, लेकिन इतने समय के बाद वो पहली बार किसी अपने के गले लगी है, इसीलिए वो फूट फूट कर रो रही है। और एमिलियो भी समझ जाता है कि उसका भाई और उसकी पत्नी मर चुके हैं। तब वो कटेलिया को लेकर के जाता है अपने घर पे और वो जाकर के सो जाती है। उसने अब मान लिया है कि वो इस परिवार का हिस्सा है। फिर सुबह सुबह उसकी आंख खुलती है और वो जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तब वो पूछती है कि रात में जिस कमरे में मैं सोई थी वो कमरा किसका है। तब एमिलियो बताता है कि मेरे बेटे का, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तब कटेलिया पूछती है कि वो कैसे मारा, क्या उसे किसी ने मारा। तब एमिलियो कहता है कि हाँ, लेकिन अब वो लोग भी जिंदा नहीं है जिसने मेरे बेटे को मारा था। फिर वो कटेलिया की चीजों को देखने लगता है। यहाँ पर उसे बहुत सारी ड्राइंग मिलती है। तब एमिलियो उससे पूछता है कि तुम बहुत ही अच्छी ड्राइंग करती हो, क्या तुम एक कलाकार बनना चाहती हो। तब कटेलिया कहती है कि नहीं, मुझे एक किलर बनना है। मैं अपने माता पिता के मौत का बदला लेना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। तब इन बातों को सुनने के बाद एमिलियो चौंकता नहीं है क्योंकि वो जानता है कि कटेलिया कैसी सोचती है। इनका खून एक है। तब वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या बनना चाहती हो। तब कटेलिया कहती है कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, और एमिलियो कहता है कि हाँ। फिर वो अगले दिन कटेलियो को लेकर के जाता है स्कूल में, जहाँ पर उसका दाखिला करवा देता है। लेकिन जैसे ये लोग बाहर आते हैं, कटेलिया चिल्लाने लगती है एमिलियो पे। कहती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मैंने आपको बताया था कि मुझे किलर बनना है, मैं किताबों में नहीं रहना चाहती। तब एमिलियो उसे समझाता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम किलर बनो और अपने माता पिता का बदला, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम सबसे शातिर किलर बनो। और इतना कहते ही वो बंदूक निकालता है और राह चलते गाड़ी पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। कहता है कि एक किलर को हर समय चौकन्ना होना चाहिए, उसे दुनिया की हर चीज का ज्ञान होना चाहिए और हर एक आदमी का भी। तुम्हारा दिमाग जितना ज्यादा तेज होगा, तुम उतने ज्यादा दिन जिंदा रह पाओगी और अपने आप को उतना बेहतर बना पाओगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी चीज में पीछे मत रहो, तुम अच्छी तालीम लो, उससे तुम्हें दुनियादारी के बारे में समझ में आएगा। फिर इतना कहने के बाद वो कटेलिया के सामने दो चॉइस रखता है। वो एक हाथ में बंदूक को रखता है और एक हाथ में स्कूल बैग को। फिर उसे कहता है कि अब तुम्हें चुनना है कि तुम अभी किस चीज को चुनना चाहती हो। तब कटेलिया भी समझ जाती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। फिर हमारे सामने आता है 15 साल बाद का दृश्य और हम एक पुलिस की कार को देखते हैं जिसे एक दूसरी गाड़ी आकर के ठोक देती है। तब हमें पता लगता है कि इस गाड़ी को कटेलिया चला रही है, लेकिन अब पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया है और लेकर के आते हैं पुलिस स्टेशन। कटेलिया अभी भी शराब के नशे में धुत है। तब पुलिस वाले कहते हैं कि इसे हम बंद करके रखेंगे रात भर के लिए, ये लड़की अभी बाहर जाने लायक नहीं है। तब उसे उसके सेल में ला करके बंद कर दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक खतरनाक कातिल आया हुआ है पुलिस स्टेशन, जिसे अभी अभी पुलिस वालों ने पकड़ा है। वो लोग उसे एक सेल के अंदर डालते हैं और बाहर एक गार्ड को भी खड़ा कर देते हैं। तब जैसे ही ये सारे लोग शांत होते हैं, हम कटेलिया को देखते हैं और हमें पता लगता है कि वो बिल्कुल भी नशे में नहीं है। उसने सारी चीजें प्लानिंग के मुताबिक की है और वो जानबूझ के इस जेल के अंदर आई है। जिस कातिल को अभी जेल के अंदर लाया गया है, कटेलिया उसे मारने वाली है, इसीलिए सबसे पहले वो अपने कपड़े बदलती है। फिर वो सेल का दरवाजा खोलती है और बाहर आने के बाद कैमरे को दूसरी तरफ कर देती है। फिर वो एक कप पानी लेती है और जाती है कंट्रोल रूम में, जहाँ से सारे बिजली को कंट्रोल किया जाता है, और पानी को रख देती है चम्मच के ऊपर। फिर एक एक बूंद करके पानी नीचे गिरने लगता है। उसे पता है कि कितनी देर के अंदर वो वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर चली जाएगी। फिर पानी चम्मच से ऊपर आएगा और यहाँ की पूरी बिजली कट जाएगी। और ऐसा ही होता है। वो जैसे ही वेंटिलेशन सिस्टम के आधे पे जाती है, यहाँ की बिजली कट जाती है। तब गार्ड आता है रिसेट करने के लिए, लेकिन इस बीच कटेलिया पहुंच जाती है उस कातिल के सेल के पास और वहां जाते ही सबसे पहले वो गार्ड को बेहोश करती है। फिर उसकी बंदूक लेती है और चली जाती है सेल के अंदर, जहाँ पर वो कातिल सोया हुआ है। फिर उसे उठाती है और कहती है कि वो अपने शर्ट के बटन खोले। वो जैसे ही बटन को खोलता है, वो उस पर गोलियां चला देती है। फिर पुलिस वाले जैसे ही गोलियों की आवाज सुनते हैं, वो इधर ही आने लगते हैं। लेकिन कटेलिया के पास बहुत वक्त है। वो दीवार से चढ़ के ऊपर जाने लगती है। उसने ऐसे कपड़े पहने हैं कि वो अंधेरे में खो जाती है, कोई भी उसे देख नहीं पाता। लेकिन पुलिस वाले हर तरफ लोगों को ढूंढ रहे हैं कि आखिर किसने मारा है इस आदमी को। फिर ये लोग हर एक सेल को चेक करने लगते हैं। जब तक ये लोग आते हैं कटेलिया के सेल के पास, तब तक वो अपने कपड़े बदल करके दोबारा सो चुकी होती है। तब किसी का भी शक उस पर नहीं जाता। सबको लगता है कि ये लड़की पहले से ही नशे में थी, वो अभी भी नशे में धुत सोई हुई है। तब अगली सुबह हम देखते हैं FBI की एक टीम को, जो यहाँ पर आती है इस चीज का पता लगाने के लिए। और यहीं पर एक स्पेशल एजेंट है जिसका नाम है जेम्स रॉस। जेम्स अंदर आने के बाद सारी चीजों को देखने लगता है। सबसे पहले वो जाता है लाश के पास। तब वो देखता है कि मारने से पहले कातिल ने इसके शरीर पे एक ड्राइंग बनाई है। तब जेम्स को एहसास होता है कि ये ड्राइंग उसने बहुत बार देख लिया, क्योंकि जब भी कटेलिया किसी को मारती है, मारने से पहले वो ड्राइंग बनाती है उसके शरीर पे। फिर जेम्स सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि जितने भी लोग यहाँ पर अंदर आए थे और बाहर गए थे, मुझे सबकी जानकारी चाहिए। तभी हम कटेलिया को देखते हैं जो आ जाती है यहाँ से बाहर, और बाहर आते ही कॉल करती है एमिलियो को, इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वो आदमी मरा है या नहीं और उसके पैसे इन्हें मिले या नहीं। फिर हम देखते हैं जेम्स को, जो सारी जानकारियां बताता है कटेलिया के बारे में। कटेलिया के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन उन्हें ये बात पता है कि पिछले 7 साल में 22 लोगों का खून हुआ है
और हर जगह इस कातिल ने ही ड्राइंग बनाई है। और जेम्स को अब मोटिव भी समझ में आ जाता है कि आखिर वो कातिल ऐसा क्यों कर रहा है। जेम्स कहता है कि वो कातिल चाहता है कि हम लोग इसको पब्लिकली रिलीज करें, क्योंकि वो किसी न किसी को तो संदेश भेजना चाहता है। तभी लोग न्यूज़पेपर में दे देते हैं इस खबर को, और जल्दी ये खबर पहुंचती है एक CIA एजेंट के पास जिसका नाम है रिचर्ड। तब रिचर्ड उस अखबार को लेकर के जाता है डॉन लुइस के पास। डॉन लुइस जैसे ही इस ड्राइंग को देखता है उसे याद आता है कि ये ड्राइंग फाबियो की है। तब लुइस रिचर्ड को कहता है कि जल्दी से इस किलर को ढूंढो, अगर तुमने इसे नहीं ढूंढा तब मैं तुम्हें पैसे देना बंद कर दूंगा, क्योंकि अब लुइस की हालत खराब हो रही है। तब वो मार्को पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि ये फाबियो की बेटी है, तुम्हारी वजह से वो आज भी जिंदा है और दिन प्रतिदिन वो खतरनाक बनती जा रही है। पिछले 7 साल में उसने 22 लोगों को मार दिया, किसी भी वक्त वो हमारे पास आ सकती है, अब हमें डर के रहना चाहिए। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुमने उसे बचपन में ही मार दिया होता तो आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। तभी हम जेम्स को देखते हैं जिसने सबको काम पे लगा दिया है। कैसे भी ये लोग कातिल को ढूंढना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये कातिल कौन है जो इतने सारे लोगों को मार रहा है। तभी हम कटेलिया को देखते हैं जो जाती है अपने बॉयफ्रेंड के पास जिसका नाम है डैनी। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर कटेलिया रात में उसके साथ इंटीमेट होती है, लेकिन सुबह डैनी जगता उससे पहले वो निकल जाती है और आती है इमिलियो के पास। तभी इमिलियो बताता है कि अखबार में हर जगह तुम्हारे बारे में छपा है, किसी को भी तुम्हारा नाम नहीं पता, लेकिन अब सबको तुम्हारी ड्राइंग के बारे में पता लग गया है, खतरा हमारे परिवार तक पहुंच सकता है। तब कटेलिया कहती है कि इस बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजों को संभाल लूंगी। तभी मिलियो उसके अगले टारगेट के बारे में बताता है जिसका नाम है विलियम। विलियम ने बहुत सारे लोगों के पैसे रखे हुए हैं, इसीलिए सारे लोग उसे मरवाना चाहते हैं। तभी दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जो हर जगह इस ड्राइंग के बारे में पता लगा रहा है। तब उसे पता लगता है कोलंबिया के बारे में कि इस ड्राइंग का कनेक्शन कोलंबिया से है। तब इस बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए वो जाने की कोशिश करता है CIA के डेटाबेस, लेकिन वहाँ का एक्सेस उसे नहीं मिलता। तभी हम कटेलिया को देखते हैं जो 2 कुत्तों को ट्रेन कर रही है, उन्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना रही है कि उसके एक इशारे पर वो किसी को भी नोच खाए। और कटेलिया उसके साथ साथ अब नजर रख रही है विलियम पे, ताकि वो उसके घर के अंदर दाखिल हो सके उसे मारने के लिए। विलियम की सिक्योरिटी बहुत ही तगड़ी है, उसके घर के अंदर घुसना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तब कटेलिया एक नया रास्ता इख्तियार करती है। वो पानी के रास्ते अंदर घुसती है जिस पानी में 2 शार्क रहते हैं। वो बाहर जाती है और एक एक करके गार्ड्स को मारने लगती है। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं, वो किसी भी लड़की को चोट नहीं पहुंचाती। तब थोड़े समय के बाद विलियम की आंख खुलती है। तब वो देखता है कि उसके शरीर पर भी वही ड्राइंग बनाई गई है। तब वो घबरा करके बाहर आता है, लेकिन जहाँ भी वो जाता है उसे अपने आदमियों की लाशें नजर आती हैं। तब वो भागता हुआ आता है पुल के पास। इसी बीच कटेलिया उसके सामने आ जाती है और उसके पैर में गोली मारती है। तब विलियम गिर जाता है पुल के अंदर। तब दोनों के दोनों शार्क उस पर टूट पड़ते हैं और जल्दी ही नोच खाते हैं। इसी बीच हम जेम्स को देखते हैं जो पहुंच चुका है रिचर्ड के पास और उससे जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है उस ड्राइंग के बारे में, लेकिन रिचर्ड उसे कुछ भी नहीं बताता। जैसे ही जेम्स यहाँ से जाता है, रिचर्ड कॉल करता है मार्को को और कहता है कि ये चीज अब बहुत ही मुश्किल होती जा रही है, तुम्हें इसे कैसे भी कंट्रोल करना पड़ेगा वरना हम सारे लोग फंस जाए। इसी बीच हम देखते हैं कटेलिया को जो फिर से जाती है अपने बॉयफ्रेंड डैनी के पास, लेकिन इस बार डैनी थोड़ा उदास है। वो कटेलिया को कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज जाननी है। तब कटेलिया इस बात को घुमा देती है और ये दोनों दोबारा इंटीमेट होते हैं। लेकिन सुबह सुबह जब कटेलिया सोई होती है तभी डैनी उसकी एक तस्वीर ले लेता है और कटेलिया को इस बारे में पता भी नहीं लगता। वो उठती है और पहुंचती है इमिलियो के पास। तब इमिलियो कहता है कि हर जगह लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। रात लोग एक बार तक पहुंच गए, वहाँ पर मासूम लोगों को मारा और उसके साथ साथ मेरे दोस्त को भी मार दिया। सारे लोगों का अटेंशन तुम्हारे ऊपर है, ये चीज बहुत ही खतरनाक हो गई है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने परिवार को खतरे में डालूं, इसीलिए अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं। मैं हमेशा से तुम्हारे लिए एक बेहतर जिंदगी चाहता था, लेकिन तुमने हमेशा से ही अपनी मुसीबतों को बढ़ाया है, इसीलिए आज से हम अलग हैं। तब इन बातों को सुनने के बाद कटेलिया रोने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं डैनी को जो कटेलिया की तस्वीर लेकर के जाता है अपने दोस्त के पास और कहता है कि इस लड़की के बारे में मुझे सारी जानकारी चाहिए। तब उसका दोस्त इस फोटो को भेज देता है एक पुलिस स्टेशन और धीरे धीरे करके ये फोटो हर जगह सर्कुलेट हो जाती है और इसका कनेक्शन निकलता है कोलंबिया के एक पुलिस स्टेशन। तभी यह खबर मिल जाती है जेम्स को और जेम्स जल्दी ही वारंट जारी कर देता है कटेलिया के खिलाफ कि कैसे भी वो उसे पकड़े तब उसे आगे की जानकारी मिल जाएगी। तभी कटेलिया कॉल करती है डैनी को और कहती है कि वो उससे फिर से मिलना चाहती है। तब डैनी उसे पूरी बात बताता है कि जब तुम सुबह में सो रही थी तब मैंने तुम्हारी एक तस्वीर खींची थी और अपने दोस्त को दिया था पता लगाने के लिए तुम्हारे बारे में। तब इस बात को सुनते ही कटेलिया चौंक जाती है और अपने घर के बाहर के सारे कैमरे को देखने लगती है। तब उसे एहसास होता है कि उसके घर के आगे अब बहुत सारे लोग आ चुके हैं, ये सारे के सारे पुलिस वाले हैं। तब वो यहाँ से भागने की तैयारी करने लगती है। वो अपने दरवाजे पे बॉम्ब लगाती है और एक स्नाइपर राइफल लेकर के निकल जाती है। तभी पुलिस वाले आ जाते हैं दरवाजे तक, लेकिन वो दरवाजा खोलते उससे पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तब तक कटेलिया पहुंच जाती है पार्किंग में
फिर एक एक करके सारे के सारे कैमरे को खराब कर देती है और लिफ्ट के अंदर ना जाकर के लिफ्ट की रस्सी से नीचे पहुंचती है। तब तक पुलिस वाले हर जगह अस्त व्यस्त हो जाते हैं और कटेलिया इस चीज का फायदा उठा करके निकल जाती है यहाँ से। लेकिन वो जैसे ही इमिलियो के घर के अंदर दाखिल होती है, वो देखती है कि हर जगह लाशें बिछी हुई है और इमिलियो को चेयर से बांध दिया गया है और इमिलियो की भी मौत हो गई है। लेकिन उसे मारने से पहले किसी ने उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया है। तब कटेलिया फूट फूट के रोने लगती है। एक बार फिर से उसका पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। वो बार बार इमिलियो से माफी मांगती है कि पहले उसे उसकी बात सुननी चाहिए थी। उसकी गलती से इतने सारे लोग मारे गए हैं। लेकिन अब कटेलिया नहीं रुकने वाली, वो सबको मौत के घाट उतार देगी। तभी हम जेम्स को देखते हैं जो अपने घर पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, वो अपने सामने कटेलिया को पाता है जिसने उस पर बंदूक तान रखा है। फिर वो तस्वीर दिखाती है डॉन लुइस की और कहती है कि मुझे इसे मारना है, लेकिन CIA वाले इसकी हिफाजत कर रहे हैं, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी, जैसे मेरे परिवार को खत्म किया गया है। फिर इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाती है। तब जेम्स पता लगाने लगता है लुइस का लोकेशन और अगले दिन वो पहुंचता है एक आदमी के पास। उसे कहता है कि मुझे लुइस के बारे में जानना है, लेकिन ये आदमी कुछ भी नहीं बताता। तभी हम कटेलिया को देखते हैं जो दूसरे बिल्डिंग में है। उसके पास एक स्नाइपर राइफल है। वो सीधा उस आदमी के बगल में गोली चलाती है। तब जेम्स कहता है कि अगर तुमने एड्रेस नहीं बताया तो अगली गोली तुम्हारे भेजे में लगेगी। तब वो आदमी लुइस का एड्रेस बता देता है। जैसे ही कटेलिया को एड्रेस पता लगता है, वो अपने सारे खतरनाक हथियारों को इकट्ठा करती है और उसके साथ साथ दोनों कुत्तों को भी। फिर एक ट्रक लेती है और निकल पड़ती है लुइस के घर की तरफ। तभी मार्को को ये बात पता लग जाता है कि कटेलिया उधर ही आ रही है। तब वो सारे लोगों को अलर्ट करने लगता है। लेकिन जब तक ये लोग अलर्ट होते, कटेलिया यहाँ पे अंदर आ जाती है। दीवार को तोड़ती हुई अंदर आती है और हर जगह RPG चलाने लगती है। किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिलता। तब मार्को लुइस को लेकर के भागने लगता है, लेकिन कटेलिया एक एक करके सबको मार रही है। जो भी उसके सामने आ रहा है वो उसे मौत के घाट उतार दे रही है और मार्को और लुइस देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके उनके सारे लोग मरते जा रहे हैं। तभी मार्को एक ग्रेनेड फेंकता है कटेलिया की तरफ और यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। तब बाद में इन्हें एहसास होता है कि कटेलिया दूसरी तरफ है और वो अभी भी लोगों को मार रही है। तब मार्को लुइस को लेकर के भागने लगता है। तभी कटेलिया उसके सामने आ जाती है और ये दोनों लड़ने लगते हैं। मार्को भी एक अच्छा फाइटर है, लेकिन वो कटेलिया के सामने टिक नहीं पाता। पहले कटेलिया उसके सारे अंगों को तोड़ती है और अंत में एक चाकू से स्टैब कर देती है उसके गले में। तब मार्को तड़प तड़प के मरता है, लेकिन लुइस बीच में ही यहाँ से भाग जाता है। जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं, तब उसे लगता है कि उसके पास भागने का मौका है। फिर वो भागता हुआ पहुंचता है नीचे पार्किंग में और अपनी गाड़ी में बैठ करके बहुत ही तेजी से जाने लगता है। लेकिन जाते समय वो कॉल करता है कटेलिया को और बताता है कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हें मरवा दूंगा, तुम्हें पता नहीं कि मेरी पहुंच कहाँ तक है। तब कटेलिया कहती है कि मैंने 2 कुत्तों को तुम्हारी गाड़ी में छोड़ा है, अगर उनसे बच सकते हो तो बच जाओ। तभी वो दोनों के दोनों कुत्ते टूट पड़ते हैं लुइस पे और उसे नोच खाते हैं। लुइस की मौत बहुत ही दर्दनाक होती है और इसी के साथ कटेलिया का बदला पूरा हो जाता है। तब वो कॉल करती है डैनी को। तब डैनी उससे माफी मांगता है और दोबारा अपने प्यार का इजहार करता है कि वो उससे प्यार करता है। तब कटेलिया भी अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन कोई उन्हें ट्रेस करे उससे पहले वो फोन काट के यहाँ से निकल जाती है। वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।